अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हक दो तहरीक पे बात होनी चाहिए। और हक दो तहरीक की बुनियाद कब रखी गई थी, उनका मोटो और स्लोगन क्या था, क्या वो अपने मंशूर पे अब भी कायम है, इस पे बात कर लेते हैं। और साथ में ये जो लॉन्ग मार्च तुर्बत से निकली है, तो कोलू और बारकान के लोगों ने तो हैरान कर दिया, यकीन माने, इस पे भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करनी चाहिए, हमेशा हम इंट्रो, कई दिनों से हम इंट्रो जो है अपना लेते हैं ना, वो लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च अभी कुछ देर पहले तक डीजी खान पहुंच गया है। और हुआ ये है कि कोयटा से जब लॉन्ग मार्च निकली थी, तो यहाँ से वो अकेली निकली थी। लॉन्ग मार्च में 100 के करीब लोग हैं वो। जब कोलू पहुँचे तो कोलू में बहुत बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाजी रैली निकाला। शायद तुर्बत जितना बड़ा रैली तुर्बत में हुआ है, उससे अगर बड़ा नहीं तो कम भी नहीं है कोलू का जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ है या लॉन्ग मार्च के साथ। और साथ में जब बारकान में और जो हुआ वो, उसने तो मेरे ख्याल में कोलू से भी ज़्यादा लोग आ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बलूचिस्तान के जो रियल इश्यूज़ हैं, जिस पर हमारे अशराफिया, हमारे सियासतदान, हमारे तमाम लोग जो मजाकन समझते हैं कि जी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, हर एक का यही सवाल होता है, तो उनसे वो ज़रा उनसे जवाब दिया है पब्लिक ने, बलूचिस्तान की आवाम ने उनको जवाब दिया है कि बलूचिस्तान का असल मसला है क्या। तो लोग निकले हैं। तो कोलू से बारकान तक तो आए थे, लेकिन बारकान के बाद उनको इतला मिली थी शायद कि डेरा गाजी खान में जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है, और डेरा गाजी खान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी कल से। बुनियादी वजह ज़ाहिर यही थी कि वहाँ पे इस तरह का रैली और एहतजाजी मुजाहरा रोकना मकसूद था। तो आज जब बारकान से लोग निकले उन लॉन्ग मार्च के साथ, वो निकले, बड़ी तादाद में लोग निकले, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में वो निकले। उन्होंने जाके जो पहला चेक पोस्ट है जहाँ बलूचिस्तान से पंजाब एंट्री होती है, बवाटा चेक पोस्ट है शायद, उधर जब पहुँचे तो उससे पहले जो है पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ मौजूद थी। लेकिन ये क्राउड और रश देखकर और इतने लोगों को देखकर वो चेक पोस्ट लॉन्ग मार्च वालों ने क्रॉस कर दिया। और ज़ाहिर है कि पुलिस की नफरी से ज़्यादा लोग थे और लोगों की मुज़ाहमत थी, जिसकी वजह से वो पार हो गए। उसके बाद की सूरत हाल का अब तक मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन इतला ये है कि वो डेरा गाजी खान लॉन्ग मार्च अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पहुँच चुकी है, या थोड़ी देर बाद उन्होंने पहुँचना है। लेकिन आज दिन भर डेरा गाजी खान में ये हुआ कि ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया। लोग एहतजाज पढ़ते इंतज़ार पे थे कि लॉन्ग मार्च आएगी तो उसको वेलकम किया जाएगा, लेकिन उसके बाद डेरा गाजी खान की पुलिस ने और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए पुलिस ने वहाँ के मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया। और कल 4 जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उनके लवाहिकीन और बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको लापता किया गया है। ताहम जो वीडियोज़ मौसूल हुई हैं उसमें ये आप देख सकते हैं कि डेरा गाजी खान के शहर में वहाँ पे मुजाहिरीन कोई ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनको धड़ाधड़ गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले हैं और वो सड़कों पे आए हैं और इस लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए। और लॉन्ग मार्च का ज़ाहिर है कि आपको पता है कि उनका बुनियादी जो एक मुतालिबा है, जो CTD ने बालाच और 3 मज़ीद उसके साथ जो बंद थे उनको मुबैना तौर पर मावरा अदालत कत्ल किया गया। उसके बाद ये मूवमेंट बनी और मोमेंटम बनने के बाद ये एक पूरी मूवमेंट बन चुकी है अभी। तो ये एक पुरअमन मेरे ख़्याल में, अगर आप गुज़िश्ता 20 सालों में जो बलूचिस्तान में एक शोरिश बरपा है
उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पुरअमन एक मूवमेंट बन चुकी है। पुरतशद्दुद मूवमेंट तो ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों से जारी है, लेकिन ये एक पुरअमन एक मूवमेंट बन गई है, तहरीक बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवमेंट को दो नौउम्र बच्चियां जो है वो लीड कर रही है। एक तरफ डॉक्टर महारंग बलोच है, दूसरी तरफ जो है सम्मी दीन बलोच, और दोनों का जो है सम्मी दीन जो है डॉक्टर दियुमत बलोच साहब की साहिबजादी है, वो भी लापता हैं, जबकि डॉक्टर महारंग बलोच वो अब्दुल गफ्फार लांगो साहब की साहिबजादी है, जिनकी जो है लापता होने के बाद मसलशुदा लाश मिली थी। तो वो दोनों उसको लीड कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह बाकी शहरों से बलूचिस्तान के कोई रुकावट नहीं थी, बस एहतजाजी मुजाहरे होते थे और लॉन्ग मार्च आगे बढ़ती जा रही थी। तो पंजाब हुकूमत को भी मेरे ख़्याल में ये ज़ेब नहीं देता या इस तरह की रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। वो एक दिन डेरा गाज़ी खान में आखिरी मेरे ख़्याल में शहर है जो वो डेरा गाज़ी खान ही थी कि जहाँ पे इन्होंने मुज़ाहरा करना था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, उसके बाद उन्होंने जाना था इस्लामाबाद। बीच में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें एहतजाज का कोई प्रोग्राम उन्होंने कोई ऐलान किया हो। तो जाने देना चाहिए थे, लेकिन एकदम दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है डेरा गाज़ी खान में वगैरह। लेकिन ये है कि अभी ये जो इंतखाबी गेमा गेमी होगी, जहाँ पे जलसे जुलूस होंगे, कारर मीटिंग्स होंगे, तो क्या उसके लिए भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगा डेरा गाज़ी खान में, या पंजाब पुलिस वहाँ पे भी या पंजाब इंतज़ामिया वो दफ़ा 144 नाफिज करेगी? लेकिन ये मेरे ख़्याल में इस तरह लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली है। आप इस तरह जब इक़दाम करते हैं तो इससे ये है कि आप लोगों को जानबूझकर इश्तियाल दिलाना चाहते हैं। तो वही हुआ जो बारकान के लोगों ने ख़ुद लॉन्ग मार्च के जो शरीक लोग थे उनको ले जाके डेरा गाज़ी खान में पहुंचा दिया। तो ज़्यादा फिर तो इस तरह ही होगा। अब आते हैं जी हक़-दो तहरीक पे। हक़-दो तहरीक ने ऐलान किया है कि वो शायद 20 दिसंबर ता 26 दिसंबर उन्होंने यौम मुज़ाहिमत बनाना है। ये मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने ऐलान किया है। अच्छा, यौम मुज़ाहिमत क्यों? यौम मुज़ाहिमत ये है कि आपको पता है गुज़िश्ता साल 8-9 महीने पहले की बात है कि हक़-दो तहरीक ने दूसरा जो अपना बड़ा धरना दिया था, पहला धरना दिया था जिसमें सूबाई हुकूमत ने जाके मुज़ाकरात किए, सूबाई हुकूमत के साथ उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, तो उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद धरना जो बैठी हुई थी हक़-दो तहरीक की वो ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ महीने के बाद या साल के बाद, तकरीबन साल के बाद हक़-दो तहरीक ने दोबारा धरना दिया, लेकिन 2 महीने या 1.5 महीने के धरने के बाद हक़-दो तहरीक ने थोड़ा और ज़्यादा हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक्सप्रेस वे पे जाके धरना दिया। उस धरने के दूसरे या तीसरे दिन हक़-दो तहरीक के जो धरना मुज़ाहिरीन थे उनके ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन हुआ, और ये क्रैक डाउन हुआ, लोग गिरफ़्तार हुए, लीडरशिप गिरफ़्तार हुई। लेकिन उस गिरफ़्तारी में मौलाना हिदायतुर रहमान साहब तकरीबन वहाँ से निकल गए या उनको निकाल दिया गया, ये नहीं पता, लेकिन वो कराची चले गए। कराची गए तो बाकी जो कारकुन थे और लीडरशिप थी वो पेशियाँ मुकत रही थी। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद जब हुसैन वाडेरा साहब उसके साथी क्राइम ब्रांच थाने में थे, मेरी भी ज़ाती तौर पर मुलाकात हुई। जब वो रिहा हो गए तब भी उनसे मुलाकात रोज़ाना की बुनियाद पे होती थी और मैंने उनको उस टाइम इंटरव्यू भी किया था। तो एक सिंपैथी मेरी मौजूद थी हक़-दो तहरीक के लिए। बाकी लोगों का भी होगा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मेरी थी। हुआ ये कि फिर उसके बाद मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने ख़ुद गिरफ़्तारी पेश कर दी ग्वादर में, वहाँ उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको भी फिर कोयटा लाया गया। ये तो हुआ वो सिलसिला। अभी आते हैं हक़-दो तहरीक के बनने का मकसद क्या था, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है, इस पे भी बात करना है। मेरे ख़्याल में हक़-दो तहरीक 2022 में बनी थी, 19 अगस्त का महीना, 19 अगस्त 2022 को वजूद में आई थी।
حق دو تحریک نے حق دو تحریک اس لیے رکھا گیا کہ یہ جو ہے ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے۔ یہ غیر قانونی چیک پوسٹوں کے خلاف، غیر قانونی جو ٹرالر ماہی گیری کرتے ہیں سمندر میں، گوادر کے ایریا میں، اور بارڈر ٹریڈ جسے اسمگلنگ، اشرفیہ جو ہے اسمگلنگ اس کو کہتی ہے، حکومت اسمگلنگ کہتی ہے، مقامی لوگ اس کو ٹریڈ کہتے ہیں۔ یہ تین بنیادی جو مسائل تھے، باقی ٹھیک ہے گوادر میں پانی کا مسئلہ ہے، نالیوں کا مسئلہ ہے وغیرہ، وہ تو تھے، لیکن یہ تین میجر ایشوز تھے جس سے بلوچستان کا ہر فرد میرے خیال میں ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ بارڈر ٹریڈ ہو، بلوچستان کا 70 سے 80% ایران بارڈر سے جڑا ہوا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو الیگل ٹریلنگ ہوتی ہے، غیر قانونی مچھلیوں کی شکار ہوتی ہے، غیر قانونی جال استعمال ہوتے ہیں، وہ تو پورا ڈسٹرکٹ گوادر کا مسئلہ ہے، جو ماہی گیر ہیں ان کا مسئلہ ہے، بلکہ بحیثیت بلوچستانی، بحیثیت بلوچ قوم ہمارا بھی مسئلہ تھا، پورے بلوچستان کے عوام کا، کیونکہ وہ جو سمندر ہے اس کو بانچ کیا جا رہا تھا، بڑا جینین دوسرا بڑا میجر ایشو۔ تیسرا آپ کا جو ہے ایف سی چیک پوسٹ ہے، اس سے لوگوں کی تجلیل ظاہر ہوتی تھی، اور بلوچستان چمن سے لے کر گوادر تک بلوچستان کا ہر شہری ان ایف سی کے ان چیک پوسٹوں سے ان کی تجلیل ہوتی تھی۔ خواتین بچوں کو گھنٹوں گھنٹوں کڑا کیا جاتا تھا، ان کی تجلیل ہوتی تھی، تلاشی ہوتی تھی۔ میرے خیال میں یہ جو تین بنیادی ایشوز تھے، میجر ایشوز، جس کو حق دو تحریک نے ہائی لائٹ کیا اور جس کی بنیاد پہ یہ موومنٹ بنی، تو عوام نے اس کو سپورٹ دی۔ عوام کا مطلب صرف گوادر کے فشر مین نہیں، عوام کا مطلب ڈسٹرکٹ گوادر، ڈسٹرکٹ تربت، اواران، پنجگور، خاران، ایون کہ پشتون بیلٹ تک کے لوگوں نے بھی حق دو تحریک کی اس موومنٹ کو، اس تحریک کو کی حوصلہ افزائی کی، اس کا ساتھ دیا۔ مولانا ہدایت الرحمن پہلی بار جو ہے ایک عام جماعت اسلامی کے لوکل لیڈرشپ سے ابھر کے بلوچستان کے قومی دائرے کے جو موومنٹ ہوتی ہیں اس میں آ کے داخل ہوا۔ اس کا ایک وہ ابھر کے سامنے آ گئے ہیں، بطور ایک لیڈر ابھر کے آئے ہیں۔ جو عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں انہوں نے ایک یوں سمجھیں کہ نام کمایا۔ بعد میں مولانا ہدایت الرحمن صاحب جس بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ عوام کی ایک جمع غفیر اس کو استقبال کرنے آتی، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اور گوادر میں خواتین کا میرے خیال میں تاریخ میں سب سے بڑا پہلا جو ہے وہ ایک ریلی نکالی گئی تھی۔ وہ ہب جاتے تھے تو وہاں پہ بھی وہاں مقامی مزدور جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، وہ بھی مولانا ہدایت الرحمن کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے، اپنا ترجمان سمجھتے تھے، انہوں نے ان کا حوصلہ افزائی کی۔ یہاں تک کوئٹہ میں جب آتے تھے، ہم صحافی آپس میں بیٹھ کے پلان بناتے تھے کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کو کہیں بٹھا کے کوئی چائے شائے پلا کے کوئی گپ شپ لگا لیں۔ مطلب اس حد تک بلوچستان کی سیاست میں وہ چھا گئے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس تحریک سے بہت سارے سیاسی جماعتوں کو پریشانی بھی لاحق ہوئی تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی کج فہمی، سیاسی طور پر بلوغت نہ ہونے اور سنسیئرٹی نہ ہونے، اور اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں میچورٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تحریک آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی گئی، تحریک میں جان آکسیجن کم ہوتی گئی۔ وہ ممکن ہے میرے ان باتوں سے حق دو تحریک کے ان ورکر کو، ان سمپتھائزر کو، ہمدردوں کو، مولانا ہدایت الرحمن صاحب کو، حسین واڈیلا صاحب کو یہ باتیں میری بری لگیں، لیکن میں جو آبزرو کر رہا ہوں وہ میں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے، میرا نہیں خیال، آپ گراؤنڈ میں آپ جائیں گے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی پہلے جیسی وہ مقبولیت نہیں رہی۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو میرے نظر میں یہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، شروع دن سے جب مولانا ہدایت الرحمن نے تحریک شروع کی تھی، لیکن ان کے ذہن میں
पहले से एक प्लान मौजूद था कि उनका जो हदफ है, वो टारगेट है, वो ग्वादर की जो इंतखाबी सीट है, यानी सूबाई सीट है, वो थी, जो बाद में उभर के सामने आया। चीज़ें खुलती है आहिस्ता आहिस्ता। जब मूवमेंट शुरू में तो होती है, लेकिन बाद में असल मकसद समझ आना शुरू हो जाता है। जब शुरू में एक मूवमेंट चलना शुरू होता है तो फिर उसमें बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के लोग, पढ़ा लिखा तबका, दरमियानी पढ़ा लिखा तबका, बसगर, गरीब, मज़दूर, उसको वो जब समझते हैं कि ये एक बेहतर एक हमारी एक तर्जुमानी हो रही है तो उसका साथ देते हैं। लेकिन बाद में जब आस्ते आस्ते चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं, पर्दा दर पर्दा चीज़ें, पर्दे खुलने शुरू होते हैं, फिर रियलाइज़ होना शुरू होता है, समझ आनी शुरू होती है कि असल मकसद कुछ और है और सामने रखा कुछ और गया है। तो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने, मेरे ख़्याल में असल मकसद उनका ये ग्वादर की सीट थी, लेकिन उन्होंने उसको एक मूवमेंट का नाम दिया और लोगों की जो एक बहुत बड़ी हमदर्दी जो उनके सामने साथ जुड़ गई। तो मेरे ख़्याल में मौलाना हिदायतुर रहमान साहब इस गलतफहमी में आ गए हैं कि अब उनको, उनकी जो मकबूलियती है वो बढ़ती जाएगी। ग्वादर से निकल कर केच, पंजगुर, हमसाया उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अवारान, बेला, लसबेला, खुसदर, कोयटा तक जो है वो चाह जाएंगे। उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वो नसीराबाद वगैरह की तरफ बस उनकी एक राख बन गई है। लेकिन आज का ऐसा दौर है, आज किसी को भी आप बहुत ज़्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रख सकते। आज की दौर की मैं बात कर रहा हूँ, आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में। लेकिन जो धरना दिया गया था, उस धरने पे भी आते हैं, लेकिन पहला जो धरना दिया गया था उसमें भी चूँकि हदफ तनकीद जो है BMP बन रही थी, हदफ तनकीद बतौर पार्टी जमात। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने अपने स्टेज पे बहुत सारे अपने तकरीरों में सरदार अख्तर मैंगल को तनकीद का निशाना बनाया। बना लेता कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉलिसियों पे उन्होंने नहीं बनाया। सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी के पॉलिसियों पे उसको तनकीद नहीं बनाया गया। उसने ये बात की कि सरदार अख्तर मैंगल की बेटी ने किसी पंजाबी से शादी की है और सरदार अख्तर मैंगल जो है वो इस तरह है, अम्मल कलमती ये है, फलाना है। मतलब जितनी भी उनकी तनकीद का जो हदफ़ तनकीद था वो पार्टी पॉलिसियाँ नहीं थी बल्कि शख्सियात थे। क्योंकि अगर वो पार्टी पॉलिसियों पे तनकीद करता तो शायद मामला किसी और तरफ चला जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने ज़ातियात पे आके तनकीद करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा धरना उन्होंने दिया, दूसरे धरने में 2-1.5 महीने वो बैठे रहे, तो हुकूमत की जानिब से बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि हुकूमत और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि मौलाना हिदायतुर रहमान से बात नहीं करनी है। ये बात रियलाइज़ हुआ मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को, तो उन्होंने पूरा अपना जो धरना था उसको शिफ्ट किया एक्सप्रेस वे पे। वहाँ पहले दिन जब वो बैठे रहे मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, तो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को उस टाइम के इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कहा था कि इस एक्सप्रेस वे पे आप एक दिन से ज़्यादा एहतजाज नहीं कर सकते। अगर आप एहतजाज इधर जहाँ बैठे हैं इससे अगर पीछे नहीं हटेंगे आप, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। रात के 1 बजे उस वक़्त के कोर कमांडर आसिम गफ़ूर साहब ने उसको फ़ोन किया अपने लोगों के ज़रिए। 2 लोग उसके घर चले गए या कहीं पे चले गए हैं, तो उनको फ़ोन किया। बाज़ाबिता तौर पर उस वक़्त के कोर कमांडर आसिम गफ़ूर ने मौलाना हिदायतुर रहमान को फ़ोन पे कहा, कल तक आप अपना धरना यहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा इशू है, चाइनीज़ का भी एक प्रेशर हमारे साथ मौजूद है। ये हुआ। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ जब मौलाना हिदायतुर साहब ने ये बात नहीं मानी, तो उसके ख़िलाफ़ अगले दिन पहले से तैयारी हो चुकी थी। कोयटा से, नसीराबाद से, इधर उधर से पुलिस फोर्स भी भेजी गई थी कि मुमकिन है अगर मौलाना हिदायतुर रहमान हमारी बात नहीं मानेगा तो हमें फौरी एक्शन के लिए हमारे पास नफरी मौजूद रहे। तो हस्बित वो क्या कहते हैं, तवक्का, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने वो बात नहीं मानी और उसके बाद
रात को 2:30 बजे 3 बजे जितने रात के टाइम भी उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुई, और उस क्रैकडाउन में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। लेकिन इसके बावजूद मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने BMP को ही हदफ़ तनकीद इसलिए बनाया। उन्होंने कहा कि जी एक कार्रवाई सूबाई हुकूमत ने की है और इसमें हमल कलमती कुद्दूस बिजनजो के साथ बैठते हैं, और सरदार अख्तर मेंगल भी इसमें मुलव्वस है। इसमें BMP और कुद्दूस बिजनजो वगैरह पूरा टोटल है, उधर करके उन्होंने ये अपना एक स्लोगन बनाया। आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं आता हूँ आगे। फिर इस जो 3 डिमांड उन्होंने बात की थी, इसमें फिर मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने इधर कोयटा में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे अपने धरने में उन्होंने कहा था कि अगर अच्छा बीच में उन्होंने इन 3 इश्यूज़ की जो मैंने जिक्र किया, इसके साथ दबे अल्फाज में कभी कभी जो है वो मिसिंग पर्सन, लापता अफराद की भी बात करते थे। उनमें से 2-4 मिसिंग पर्सन के फैमिलीज़ को ला के स्टेज पे बात भी करवाया गया, स्पीच मौका दिया गया, या 2-3 लोगों के जो लापता थे उनकी फ़ोटोज़ भी लगे रहे। एक इम्प्रेशन ये क्रिएट करने की कोशिश की गई। देखें, मौलाना हिदायतुर रहमान न सिर्फ बाकी इश्यूज़ पे बात कर रहा है बल्कि लापता अफराद के बारे में भी बात करता है। इससे जो लोग लापता थे उनके लवाहिकीन को, अजीज़ व अकारिब को ये लगा कि यार प्लेटफॉर्म यही है, हमें इधर आना चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान ने उस टाइम दावा किया था, बल्कि ऐलान किया था, उसके बाद दावा साबित हुआ। उस टाइम ऐलान किया था अपने ग्वादर के धरने में और कोयटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था, ऑन दी रिकॉर्ड है, अभी भी वो रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे मुतालिबात और मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं हुआ तो मैं 10 लाख लोग लेके कोयटा पहुंचूंगा, और जब तक मेरे मसाइल हल नहीं होंगे हमारे, जिसमें से मेजर इश्यूज़ मैंने आपको बताए वो, और चौथा मेजर इशू जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान का और बलोच अवाम का मसला है वो लापता अफराद का, ये 4 अगर मसाइल हल नहीं हुए तो मैं कोयटा से नहीं उठूँगा। उसके लिए मुझे जान से मार दिया जाए तो भी नहीं उठूँगा, हमें गिरफ़्तार किया जाए, हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए, हमें यूँ करे हम नहीं उठेंगे। इत्तिफाक आप देखें, हर चीज़ देखें, हर अमल का एक रद्द अमल या हर एक लाएअमल पैदा हो जाता है। हर दुनिया में कोई भी चीज़ हुआ है। बाद में मौलाना साहब ने वो तमाम चीज़ भूल के अमल कलमती के दामन पकड़ के उसको खींचता रहा है, जो अभी तक खींच रहा है। मेरा एक सवाल हमेशा से रहता है कि अगर आप पूरे बलूचिस्तान में ये मूवमेंट चला लेते, आपकी मकबूलियत इतनी और बढ़ती रहती, तो ग्वादर की एक सीट क्या है यार? आपको तुर्बा से 4 सीटें मिल सकती थी, आपको पंजगुर से 1 मिल सकता था, मुमकिन है आपको आवारान की भी सीट मिल सकती थी। जब आपने बतौर एक लीडर इतनी आपकी मकबूलियत उभर के आप आ रहे थे, मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, तो ग्वादर की सिर्फ बात करने की ज़रूरत क्या थी सीट की? ग्वादर के अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्वादर की सीट की फिर उधर फोकस करने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल ज़हनी, मैं कहता हूँ ना, मैच्योरिटी ना हो बंदे के पास, अचानक से एक बंदा दौलतमंद हो जाए अचानक से, तो वो उसको समझ नहीं आती कि मैं अभी पैसे कैसे खर्च कर लूँ। क्योंकि जब तक उसको समझ आना शुरू होता है कि 5 स्टार होटल का खाना क्या होता है, बड़ी गाड़ी क्या होती है, अगर एक प्लेन ख़रीदूँ वो क्या होता है, क्योंकि अभी तक उसकी सोच उधर तक जाती नहीं है ना। अभी तक जिस दुनिया में वो रह चुका है ना, गरीबी की दुनिया में, तो उसी के अंदर उस होल से आहिस्ता आहिस्ता निकलना होता है। तो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब एक लोकल लीडरशिप के मुकाबले में एक बड़े पैमाने पे जब वो लीडर बनेंगे तो उनको समझ नहीं आई कि, क्योंकि पहले से शायद उनका ज़हन जो है इसी हल्के की थी, तो वो इससे निकल नहीं पाए। उसको समझ नहीं आई कि अभी ये जो अवामी दौलत मुझे मिली है मकबूलियत की, इसको मैंने कहाँ खर्च करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, और वो मकसद मैंने हासिल कैसे करना है, ये उसको समझ में नहीं आई। तो उन्होंने वही अमल कलमती का जो है वो पीछे जो है वो चूंडियाँ देना शुरू कर दिया। इत्तिफाक में मैं आपको कह रहा था कि इत्तिफाक क्या होती है। इत्तिफाक ये हुआ कि गुज़िश्ता महीने 20 दिन 25 दिन पहले तुर्बत के अंदर एक वाक़या होता है, CTD की हाथों वहाँ से एक मूवमेंट निकलती है,
उस मूवमेंट, वो मूवमेंट जो रियल है, जिसमें कोई दगाबाजी नहीं है, कोई उसमें दावे नहीं है, वो मूवमेंट तुर्बत से निकला है, आज डेरा गाजी का है। उसको लीड कौन कर रहे हैं? 2 बच्चियाँ। एक बच्ची ने तुर्बत से कोयटा तक लेके आया और दूसरी बच्ची उसको कोयटा से लेके इस्लामाबाद की तरफ ले जा रही है। 2 मासूम बच्चियाँ, कितने सालों की? 25-26 साल की। इसको कहते हैं मूवमेंट, तहरीक इसको कहते हैं। और एक मौलाना साहब ने एक तहरीक शुरू की थी जिसको खुद ही यरगमाल बनाया, 1 सीट के लिए बनाया। और होना तो ये चाहिए था जो दावा आपने किया है मेरे भाई मौलाना साहब। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ, तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मेरे मौलाना साहब से हक़ तहरीक से बहुत बड़ी जो है वो इख्तलाफ नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बलोच कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका ढूंढा गया था, हमदर्दी हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया गया था। वो प्लान बहुत जल्दी फ्लॉप हो गया। ये मुझे तो मैं हुसैन वाडेला साहब की बात नहीं करता, चूँकि अभी वो उस पर कभी बात हो सकती है, आज सिर्फ इदारे की हक़ तहरीक की है। अच्छा, फिर मौलाना हिदायतुर रहमान साहब क्या कहते हैं कि जी मैंने हक़ तहरीक को भी रजिस्टर कर दिया है, खरगोश का जो है वो मैं निशान ले रहा हूँ, इंतखाबी निशान ले रहा हूँ, और साथ में और मैं जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी भी में हूँ। यार डबल स्टैंडर्ड की एक हद होती है, कसम है। या तो जमात इस्लामी छोड़ देना। अभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक बंदा एक पार्टी का सरबराह है और दूसरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। अरे अभी तक हक़ तहरीक एक पार्टी बन गई है ना, पार्टी है ना, आपने रजिस्टर करवाया है, उसके लिए आप ये इंतखाबी निशान भी अभी इलेक्शन कमीशन से जो है आप ले रहे हैं, वो भी आपने खुद बताया कि खरगोश लेना है उससे, और दूसरी तरफ आप जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मतलब ये यकीन माने मुझे और मैं आपको ये हमारे साथ एज मनहजुल कौम बलोचों के साथ मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। अगर एक हिसाब से देखें कि आपने लोगों को उम्मीद दिला के उनको नाउम्मीद कर दिया। कल कोई इस तरह की कोई मूवमेंट उठती है तो लोगों को यकीन दिलाने में वक्त लगेगा और मुश्किलात पैदा होंगी। आपको आसानी से लोगों ने जो है आपने हमदर्दी समेट ली और लोगों ने आप पे एतमाद किया। आपने जिस तरह उनके साथ बात एतमादी की, मैं नहीं समझता कि जी ये आपने अपने मुतालिबात की बात नहीं कर रहा हूँ, मुतालिबात आपके वही होंगे, लेकिन आपका अमल उस मुतालिबात के लिए कोई जद्दोजहद नहीं, अमलन आप मुतालिबात के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करें, अमलन आप कुछ और कर रहे हैं। ज़बानी तौर पर तो मैं भी बहुत सारे दावे कर सकता हूँ, और बहुत आप तमाम सियासी पार्टियों के मंशूर उठा के देखें, दावों में और तहरीरों में तो अब तक पता नहीं क्या बन चुके होते, लेकिन अमल उनका क्या है। इसी तरह हक़ तहरीक का नारा अपनी जगह, जो अमल किया जा रहा है वो अपनी जगह। अभी कहते हैं जी 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक यौम मुज़ाहिमत बनाएंगे। वो किस चीज़ की मुज़ाहिमत बना रहे हो यार? एक हल्के की ग्वादर के एक नशिस्त की तुम यौम मुज़ाहिमत आप बनाते हो यार। यौम मुज़ाहिमत वो है जो अभी डेरा गाजी खान तक पहुंच गया है। आपकी क्या मुज़ाहिमत है? आप तो बोले यौम उसको कोई और नाम देंगे, ये शिकस्त, यौम शिकस्त वो क्या हमल कलमती मुस्तकबिल में ये कर लें। आप ये क्या मुज़ाहिमत है आपकी? आप अपनी मुज़ाहिमत बता दें। मान लेता हूँ शुरू में आपने किया वो एक मुज़ाहिमत आपने की, वो मुज़ाहिमत का नतीजा आपने एक सीट के लिए किया, वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मुज़ाहिमत वगैरह ये आप अभी कोई मुज़ाहिमत आपकी नहीं है जी, आपकी मुज़ाहिमत अभी नहीं रही। आपकी मुज़ाहिमत बिल्कुल है, ज़रूर है, लेकिन वो ना बलोच कौम के लिए है, ना बलोचों के हुकूक़ के लिए है, ना ग्वादर के अवाम के लिए है।
یہی وجہ ہے کہ آج تربت کا آپ کا تربت کا ساتھی آپ پہ الزام لگاتا ہے گوادر کے اندر آپ تقسیم ہو گئے ہیں. آپ کی باقی تو علاقے چھوڑ دیں جی، باقی جو بلوچستان کے لوگ ہیں جو پہلے وہ چھوڑ دیں، آپ کے اپنے حلقے کے اندر جو ہے لوگ آپ کا اتنی جلدی یار، اتنی جلدی پارٹیاں ٹوٹتی ہوئی ہمیں دیکھی ہیں. تو پارٹیاں اس ٹائم ٹوٹتی ہیں جب بہت زیادہ جو ہے ان کی وہ ہو، مطلب 8-10 سال تو کم سے کم 5 سال تو چلیں. آپ نے ابھی تک قدم ہی نہیں اٹھائے تھے کہ آپ پیچھے سے دیکھیں آپ کی حکومت ٹوٹ گئی. وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی نیت میں، مولانا صاحب کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے یا اس کی نیت میں کہتا ہوں میچورٹی نہیں ہے، سیاسی پختگی اور میچورٹی نہیں ہے، اور زبان پہ قابو نہیں ہے. ابھی مولانا صاحب کو سیاسی میچورٹی لانا ہے اور زبان پہ قابو کرنا ہے، لیکن یہ دوبارہ موقع میرے خیال میں ابھی مولانا صاحب کو نہیں ملنا ہے. میں پھر دعا گو ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان ایک بار یہ اپنی ایک نشست، سنگل نشست جیت جائیں، آ جائیں بلوچستان اسمبلی میں. پھر وہ بلوچستان کو بلوچستان کو نہیں، گوادر کو بھی نہیں، وہ جو فشر میں جس پہ ان کی سیاست چل رہی ہے ان کو ذرا ریلیف دلا کے دکھا دے، پھر میں بھی تحریک عقد و تحریک جوائن کر لوں گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.